चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने ग्रेविटेशन के लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें जो भी बच्चे हैं इस लेक्चर को जो पूरा देखेंगे उनको आज की जो जानकारी है वो काफ़ी आगे को लेके जाएगी और जो एयर फोर्स में उन्हें काफ़ी काम में आएगी। तो जितने भी एयर फोर्स के बच्चे हैं और 11th के बच्चे हैं इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चे हो, हमने कहाँ तक करा दिया था सारा लेक्चर? मैंने आपको बता दिया था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ऊपर जाती है तो उसका कितना ग्रेविटेशन घट जाता है बच्चों? g में से कितना घटा दो बच्चों? 2h/re टाइम्स ऑफ g, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं इसी चीज़ को नीचे लेके जाऊं तो कितना घटा देते हैं बच्चों? g में से h/re टाइम्स ऑफ g, ठीक है ना बच्चों, ये घटा देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर पृथ्वी से ऊपर जा रहे हो h ऊंचाई पर तो बच्चों 2h/re टाइम्स ऑफ g इतना सरफेस से कम हो जाएगा, और इतने ही जब नीचे जाओगे तो कितना कम हो जाएगा? h/re टाइम्स ऑफ g। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इससे हम आगे की तरफ चलते हैं। अपना जो तीसरा है बच्चों, हम अभी प्रभाव पढ़ रहे थे, किस तरीके से पढ़ रहे थे मैंने? अच्छा, इसके बाद ये भी बता दिया था कि पृथ्वी की जो शेप के कारण, दूसरा पॉइंट क्या बता दिया था मैंने? पृथ्वी के शेप के कारण, पृथ्वी त्वरण में जो प्रवर्धन है वो पृथ्वी की आकृति के कारण भी बता दिया था मैंने, ठीक है ना बच्चियों। कैसे बताया था जरा देखिएगा, ठीक है ना। आकृति कारण कैसे बताया था कि जो पृथ्वी की आकृति गोल ना होकर के थोड़ी कैसी बच्चियों? चपटी है। थोड़ी कैसी है? चपटी है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। ना, अच्छा, और इसकी जो मेजर एक्सिस है ये है मेजर एक्सिस, क्या देखिएगा, ये रही, और इसकी जो ये रही छोटी एक्सिस। तो मैंने क्या बताया था कि जो पृथ्वी अपना जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है बच्चों? G=mE/re², यही होता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब RE जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, अगर मैं इस जगह पे देखूं तो पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा है और इस जगह पे देखूं तो पृथ्वी की त्रिज्या कम है। तो ये मेरा क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुव। क्या कहलाता है? ठीक है, ध्रुव। वो भी कौन सा बच्चों? ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा कहलाता है बच्चों? अपना दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, और ये क्या कहलाती है बच्चों? अपनी भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, ठीक ना। अच्छा, तो अगर भूमध्य रेखा पर ये रेडियस ज्यादा बड़ी है तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा बच्चों? कम होगा। तो मैंने क्या बोला? एट इक्वेटर। एट इक्वेटर कितनी हो जाएगी? जी इक्वेटर इक्वल टू GME अपॉन कौन सी दूरी बच्चों? आर इक्वेटर की दूरी। और आर इक्वेटर की दूरी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए ये जी इक्वेटर कैसा आएगा बच्चों? कम आएगा। जबकि ध्रुवों की बात की जाए तो ध्रुवों की बच्चों ये वाली दूरी कैसी है? पोल्स वाली, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कैसी है बच्चों? ये वाली दूरी छोटी है, ठीक है ना। तो ये कितनी हो जाएगी? एट पोल। एट पोल कितनी हो जाएगी? जी पोल इज इक्वल टू GME अपॉन आर पोल, ठीक है ना बच्चों। तो ये, तो फिर ये आर पोल कम है तो जी पोल कैसी आएगी? ज्यादा आएगी। तो इसलिए तो मैंने क्या लिखा था? इसलिए मैंने लिखा था जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, ठीक है ना। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है और भूमध्य रेखा पे कम, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि जो चीज तुम यहां से लेके गए होगे तौल के, ठीक है ना, तो जब ये चीज तौल के लेके गए होगे तो वो चीजें ऊपर जाके बेचोगे तो देखो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कम है तो यहाँ भार कैसा आया होगा भाई? वेट कैसा आया होगा? W = mg। तो यहाँ भार कैसा आया होगा? कम आया होगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम है। और यहाँ भार कैसा आएगा? यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा है। तो जो चीज यहाँ कम लेके गए थे वो चीज वहां पर जब तोलोगे तो कैसी पड़ जाएगी बच्चों? बताइएगा भाई,
ये जी कम है यहाँ पे, तुम यहाँ पे लेके गए 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का मतलब क्या है कि पृथ्वी 2 किलोग्राम के बल से नीचे को इसको खींच रही है, यही तो भार है इसका। अब यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो जो 2 किलोग्राम की चीज़ है यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा की लगेगी। तो दैट्स मीन क्या है, मान लीजिए यहाँ पे तुमने सोना खरीदा 2 किलो का, 2 किलो सोना खरीदा, वहाँ पे जाके देखोगे तो तुम्हारा जो 2 किलोग्राम सोना है वो कुछ ज़्यादा का बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि यहाँ 2 किलोग्राम ना होकर के वो कितना हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम या 2.3 2.2 के समथिंग, ठीक है ना। तो ध्रुवों पर जो भी चीज़ें भार में हैं वो कैसी हो जाती हैं, ज़्यादा, और यहाँ पे कैसी रहती हैं, हल्की रहती हैं, ठीक है ना, इतनी कम रहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बच्चियों। अच्छा, तो अब आगे की चीज़ें देखिएगा। ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पे भार ज़्यादा होने के कारण, यहाँ भार कम होने के कारण और यहाँ भार ज़्यादा होने के कारण अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कोई व्यापारी ध्रुवों से कहाँ जाता है, भूमध्य रेखा की तरफ, कोई व्यापारी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाता है, तो बताइए उस व्यापारी को अपना सौदा करने में लाभ होगा या हानि? तो जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा पे जाता है तो उसे क्या होगा बच्चों, हानि। लेकिन भूमध्य रेखा से क्या होगी, ध्रुवों पे जाएगी, ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाते हैं कि क्या होगा, लाभ होगा या हानि। अच्छा बच्चों, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक कोई व्यक्ति एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे जाता है, तो बताइए गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा। तो पहले गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा बच्चों, घटेगा, फिर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे ना, चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अब तीसरा कारण लिखते हैं हम बच्चों। तीसरे कारण भी बच्चों ये बदलता है, ठीक है ना। तीसरे कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कैसे बदलता है बच्चों, समझना बच्चों। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है बच्चों, घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमेगी, तो आपको पता है जब कोई वस्तु घूमती है तो उस पर क्या लगता है, अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, ये सभी लगते हैं, अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। तो उस घूर्णन के कारण पृथ्वी की जो फोर्स में जो कमी आ जाती है, इससे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी बदल जाता है। तो चलिएगा देखते हैं पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, ठीक है ना बच्चियों। तो पहले फील करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, पृथ्वी घूमती कैसे है। तो आगे चलते हैं, जरा देखिएगा, इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिएगा, ये ऑन होता है, चलिए ऑन हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मैंने बोला था कि जब पृथ्वी घूमेगी तो उस पर एक क्या लगेगा, अपकेंद्री बल, और अपकेंद्री बल होने के कारण क्या हो जाएगा, चलिए चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा ऑन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी अपनी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पृथ्वी अपनी जब धुरी पर घूमती है तो घूमते हुए क्या करती है, अपकेंद्री अपकेंद्री बल के कारण पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल में जो कमी होती है, जिससे कि क्या हो जाता है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन में कमी आ जाती है। जरा देखिएगा, आपको बताता हूँ पृथ्वी कैसे घूमती है। देखो बच्चों, ये अपनी धुरी पर घूमती भी है, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ तो घूम रही है, ये ऐसे घूमती भी है, देखिए ये इस तरीके से घूमती है, ठीक है ना बच्चों, ये इस तरीके से घूमती भी है, ठीक है ना बच्चों, ये रही। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, पृथ्वी घूमती कैसे है, पृथ्वी मैं घुमा रहा हूँ ऐसे घूमती है या फिर ऐसे घूमती है, किस तरीके से घूमती है पृथ्वी, ठीक है ना। इसका सही क्वेश्चन क्या है, सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, पृथ्वी कैसे घूमती है, बताइएगा बच्चों, पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, पृथ्वी क्या घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, इस तरीके से घूमती रहती है, ठीक है ना। इसी कारण सबसे पहले बच्चों जो सूर्योदय माना जाता है, देखो ये ऐसे घूमी, ये कैसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है ना। जब पृथ्वी इस तरीके से घूमती है तो होता क्या है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है बच्चों, जापान में। कहाँ पे होता है, जापान में। इसलिए जापान को क्या कहते हैं बच्चों, उगते सूरज का देश, क्या कहते हैं जापान को, उगते सूरज का देश कहते हैं। यहाँ पे जापान है ना, सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, उगते सूरज का देश। फिर जैसे जैसे ये बच्चों आगे की तरफ चलता है, ठीक है ना, जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलती है, घूमती है, तो सूर्योदय कहाँ पे होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। अपने इंडिया में सबसे पहले कहाँ होता है, अपना इंडिया ये है, ठीक है ना। अपना इंडिया कहाँ पे है बच्चों, ये इंडिया है अपना, ठीक है ना। यहाँ पे है, तो जब सबसे पहले घूमती हुई यहाँ पे आती है, तो सबसे पहले सूर्य प्रकाश किरणें कहाँ पड़ती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे, इसलिए इसका नाम क्या है, इस वाले प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, मतलब
यहाँ पे सबसे पहले सूर्य का आंचल पड़ता हो, क्योंकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश। तो अब देखिए, मैं तुम्हें कुछ समझा रहा था, मैं क्या समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि पृथ्वी ये इस तरीके से घूमती है। जब पृथ्वी अपनी इस तरीके से घूमती है, कंटिन्यूस घूमती रहती है, इस तरीके से घूम रही है, देखो ठीक है ना, इस तरीके से घूमती रहती है, ये रही, ठीक है ना। जब ये इस तरीके से घूमती रहती है तो इस पे जो स्थित वस्तु है उन पे क्या लगता है, एक अपकेंद्री बल लगता है, और अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो ये जितनी ज्यादा फास्ट घूमेगी उतनी ज्यादा कमी आएगी, और उतनी ज्यादा कमी तो हमें उतना ही कम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल फील होगा, ठीक है ना। और अगर ये घूमना बंद कर दे तो हमें क्या करना है, तो क्या होगा, इस चीज को देखते हैं। चलिए, यही चीज हम अध्ययन कर रहे थे, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही हो तो इसके लिए मैं क्या मानता हूँ बच्चों, जरा देखना, देखिएगा, ये रही एक मेरी पृथ्वी, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने ये पृथ्वी मान ली, ठीक है ना, ठीक बच्चों। अच्छा जी, तो जब इस तरीके से ये पृथ्वी है हमारी, ठीक, तो अब जरा देखिए, ये मेरा क्या है बच्चियों, सेंटर, पृथ्वी का क्या है ये बच्चियों, ये सेंटर है पृथ्वी का, ठीक है ना। अब ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये जो सर्कल बना है ये वाला, ये क्या है, भूमध्य रेखा, ये पूरी रेखा है बच्चियों, ये भूमध्य तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस जगह पे, इस जगह पे कोई पॉइंट व्यक्ति है, ठीक है ना, जो इस भूमध्य इस तरीके से, ठीक है ना, ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों, लैम्बडा, कितना एंगल बना रहा है, लैम्बडा, ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरा भूमध्य रेखा का तल है बच्चों, ये जो प्लेन है ये भूमध्य रेखा का प्लेन है, ठीक है ना, और ये इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, लैम्बडा, ठीक। अच्छा, जब ये यहाँ पे स्थित होगा तो यहाँ पे भी तो एक प्लेन होगा इसका, इस जगह पे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, जिसकी रेडियस कितनी होगी, मैंने मान ली जिसकी रेडियस कितनी होगी बच्चियों, आर, कितनी होगी, स्मॉल आर, और ये रेडियस कितनी है बच्चियों, कैपिटल आर, ठीक है ना, और ये भी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक। अच्छा जी, तो समझने की कोशिश करना कि यदि ये कोण लैम्बडा है, ये वाला कोण लैम्बडा, ठीक है ना, और पृथ्वी इसको क्या कर रही होगी, अपनी तरफ खींच रही होगी, ठीक, तो ये लैम्बडा, तो ये एंगल भी कैसा होगा बच्चियों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कैसा होगा, लैम्बडा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा देखिए, तो पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, एक अपकेंद्री बल, ठीक है ना, भाई जस्ट परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लग रहा होगा, ये रहा, ठीक है ना, तो वो कितना लग रहा होगा बच्चों, एम पी स्क्वायर, ये तो लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि पृथ्वी के जो घूर्णन है वो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, कितनी वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये वी बाई ये कितना हो जाएगा, ये इतना भी हो जाएगा बच्चों, जरा देखिएगा, एम ई, तो ये कितना बल लगेगा बच्चों, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ जरा देखिएगा, ठीक है ना, एक कंपोनेंट में जस्ट इसकी डायरेक्शन में कर सकता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट कौन सा कर सकता हूँ बच्चियों, या देखना, एक कंपोनेंट में कर सकता हूँ ये वाला, जरा देखिएगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना बच्चियों, ये दो कंपोनेंट में कर सकता हूँ इसकी, ठीक। और जब मैं ये दो कंपोनेंट कर सकता हूँ तो जरा देखिएगा, ये कौन लैम्बडा है, इतना इतना, ये क्या एंगल है, लैम्बडा, ये भी लैम्बडा है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चियों, लैम्बडा, ठीक है ना, ये लैम्बडा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा, ठीक है ना, और ये कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्बडा, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चियों। तो अब जरा देखिए, अच्छा, अब इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा होगा, जब इसको अट्रैक्शन की बारी आ रही होगी तो अट्रैक्ट करने के लिए कौन आ रहा होगा। अच्छा बच्चियों, इसको जरा थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये जो है ना ये इधर की तरफ नहीं होगा, जरा देखिएगा, ये बाहर जस्ट नीचे, और ये यहाँ पे ये घूम रहा है, चार्ज जो आएगा ये होगा ओमेगा स्क्वायर,
कौन सा होगा बच्चों? ये होगा। ये इसके बाहर ही तो लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। अब मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। जब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये एंगल लैम्बडा है, तो मैं इसको काटा देता हूँ इसको बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा, ठीक है ना। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा, ये तो इधर हो गया, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ये इधर आएगा, इधर की तरफ, ठीक है ना। वो कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्बडा, ठीक है ना, साइन लैम्बडा इधर कॉस लैम्बडा। चलिएगा, तो अब जा देखिए इस एम जी और ये क्या लग रहा है फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा, इनको जो बैलेंस कर रहा होगा भाई, अगर इस ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा, तो मैं क्या कह रहा हूँ जरा देखिएगा कि वस्तु पर नेट बल वो कितना लग रहा होगा, मैंने मान लिया एम जी डैश, वो किसके बराबर होगा, एम जी डैश। भाई एम जी में से क्या घटा दो, वाला घटा दो, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा, एम एम कैंसिल आउट, ये सारी जी डैश बराबर जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा। अब जा देखिए मुझे इस लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो इस लैम्बडा की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो बच्चों, कि देखो यहाँ पे मैं कॉस लैम्बडा वैल्यू ले लूँ, कॉस लैम्बडा क्या ले लूँ चित्र में बच्चों, ये ओ है, ठीक है ना, ये बिंदु मैं ए ले रहा हूँ और ये मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, बी, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, तो कितना हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी में, कॉस लैम्बडा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस लैम्बडा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण, तो आर बाई कैपिटल आर, क्यों कैपिटल आर, ये भाई कर्ण ये है और ये भी तो वैल्यू त्रिज्या के बराबर है, ये कितना हो जाएगा, आर आर बराबर स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा, कॉस लैम्बडा आर। तो इसको मैं क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, बाई इक्वेशन 1, तो बाई इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 ये कहती है मेरी, कितना हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या रख दूं मैं, आर कॉस लैम्बडा, और कॉस लैम्बडा पहले से है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ये फॉर्मूला अपने लिए आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक बच्चों। तो जरा देखिएगा इस चीज को समझिएगा, जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही होती है तो जस्ट मैंने बताया था केंद्र की तरफ गुरुत्व त्वरण लगता है, या बाहर सब चीज केंद्र की तरफ लगती है, तो केंद्र की तरफ मेरा भार लगा, और ये पॉइंट के लिए ये सर्कल ये वाला था, ये सर्कल पे ये घूम रही थी, जब अपनी धुरी पे घूम रही है तो इस पे अपकेंद्री बल जो लग रहा होगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो ये कैसे लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो मैंने इसके कंपोनेंट किए, भाई ये एंगल लैम्बडा, तो ये एंगल लैम्बडा, इसी लैम्बडा को क्या कहते हैं बच्चों, अक्षांश कोण, किसे क्या कहते हैं इसे, अक्षांश कोण, कितने अक्षांश पे है, ये इतनी पे, और इस सर्कल पे जो कोई भी वस्तु होगी उस सभी का एंगल कितना ही होगा, लैम्बडा होगा, सभी का लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा, इस तरीके से लैम्बडा करके घूम रही हो, ठीक है ना। तो अब मैं इसको घुमा के मैंने क्या कर दिया, इसको कंपोनेंट कर दिया, एम को, ये वाला इधर की तरफ पहुंच गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा अब वस्तु ये घूम रही है, पृथ्वी ये घूम रही है, तो वस्तु का जो भार है वो ज्यादा है और अपकेंद्री बल कम है, तभी तो वस्तु पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर होगी तो ये बड़ा बल होगा और ये कैसा होगा, छोटा, तो मैंने यही कर दिया, क्या कर दिया, बड़े में से छोटा घटा दिया और कोई एक रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ठीक है ना, ये आ गया, इस तरीके से ये निकला है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अगर मैं बच्चों आपसे ये बोलूं, क्या बोलूं, कि ध्रुव पे बताओ यहाँ, ठीक है ना, ऐसे ही भूमध्य रेखा पे बताइए, तो जब मैं ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर जाऊं, ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर जाऊं, किस पे जाऊं, एट केस नंबर 1, क्या बच्चों, केस नंबर 1 एट पोल, ठीक है ना, एट पोल करेंगे तो लैम्बडा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, देख लीजिएगा लैम्बडा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, एट पोल पे जाए तो ये लैम्बडा कितना हो जाएगा, ये घूम कर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो मैं यहाँ कितनी रखूंगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0, सारी चीज 0, केवल कितना रह जाएगा बच्चों, ये रह जाएगा, जरा देखिएगा, ठीक है ना, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90, तो कितना रहेगा, जी डैश बराबर जी, दैट्स मीन क्या बच्चों, अर्थात ये क्लियर है कि ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोई भी ग्रेविटी में बदलाव नहीं होता, ठीक है ना।
तो घूर्णन का पृथ्वी के ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। पृथ्वी त्वरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड क्या करेगा, मैं बोल रहा हूं कि भूमध्य रेखा पे आ जाइए। कहाँ जाइए, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे मतलब क्या है, ये लेके आइए और ये यहाँ आ जाइए। कहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाइए, ठीक है ना। तो ये बदलेगा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 0। तो जब लैम्बडा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जरा देखिएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा बच्चों, जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0, ठीक है ना। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। दैट्स मीन क्या है बच्चों, ये देखिए ये इफेक्टिव पड़ा अपने लिए, ठीक है ना। ये ध्रुवों भूमध्य रेखा पर, किस पे बच्चों, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, अर्थात भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना बदल जाता है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण में कितने की कमी हो जाती है, गुरुत्वीय त्वरण में कितने की कमी हो जाती है, ओमेगा स्क्वायर आर की कमी हो जाती है। आर की कमी हो जाती है, ठीक है ना बच्चों, इतने की कमी हो जाती है। यदि मुझे पृथ्वी का घूर्णन वेग पता हो, पृथ्वी की त्रिज्या तो पता ही है कितनी है, कॉस स्क्वायर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो मुझे यदि पृथ्वी का घूर्णन वेग और कोणीय वेग और मुझे क्या पता हो, रेडियस, तो मैं ये कमी बता सकता हूँ कि कितनी कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिएगा हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कितने की कमी हो जाती है, ओमेगा स्क्वायर आर की कमी हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ आपसे, सुनना बच्चों। ये अपनी ये घूम रही है, ये रही, ठीक है ना। ये पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूम रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा है कि इसके जी में बदलाव होता है, गैस बराबर जी माइनस कितना होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, नहीं होता है बदलाव। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दे, क्या कर दे, अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दे, तो तो क्या होगा, देखो हमने अभी क्या किया, मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ, ध्रुवों पर, और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, तो अगर मैं ध्रुवों की बात करूं अभी सिंपली, ठीक है ना, तो ध्रुवों पे बात करूंगा तो जी क्या होगा बच्चियों, जी होगा, और यहाँ कितना होगा बच्चियों, जी एक्चुअल जी कितना होगा, जी में से कितना घटा दीजिए, आर ओमेगा उसका घटा दीजिए, ठीक है ना। तो इतनी कमी हो जाती है भूमध्य रेखा पर। अब अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है ना, और घूमती जाए और अपनी अभी की स्पीड की, अभी मान लीजिए कितने से, और अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा तो ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो जब बढ़ता जाएगा तो मैंने बढ़ाया और मैंने इतना बढ़ाया कि ये कितना हो जाए, इतना हो जाए कि ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे ही इसके बराबर हो जाएगा तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 की, क्या आएगी, 0। यानी कि जितनी भी भूमध्य रेखा पर ऑब्जेक्ट रखी होंगी इस जगह पे, उनको क्या होने लगेगा, भारहीनता, क्या होने लगेगी, भारहीनता। तो कितना कर दूं, अभी के वेग का कितना कर दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी का वेग कितना कर दिया जाए कि भूमध्य रेखा पर स्थित जो वस्तुएं हैं उसकी भारहीनता महसूस होने लगे, वस्तुओं की क्या होने लगे, भारहीनता महसूस होने लगे। तो भारहीनता का मतलब क्या है, जी डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो मैं क्या कह रहा हूं, भारहीनता के लिए, भारहीनता के लिए, ठीक है ना,
भारहीनता के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, जी डैश शुड बी इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, क्या देखिएगा, जी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई आर, और ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर में जी बाई आर। यानी कि यदि भारहीनता की महसूस होनी है तो भारहीनता के लिए शर्त क्या है कि पृथ्वी का जो कोणीय वेग है वो कितना होना चाहिए, अंडर ऑफ जी बाई आर। और हम इस जी की वैल्यू जानते हैं बच्चों, इस जी की वैल्यू जानते हैं, कितनी होती है बच्चों, जी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इक्वल टू 9.8 बटे, और आर की वैल्यू कितनी होती है 64 किलोमीटर, यानी कि 6.4 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 3 मीटर। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, सॉल्व करके ये वैल्यू जो निकलेगी, ठीक है ना, तो कितनी निकलेगी, ठीक है ना, सॉल्व जो भी आएगी वो होगी इसकी, ठीक है ना, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस अभी की जो घूम रही है अभी, एक्चुअल में अभी जिस कोणीय वेग से घूम रही है उसका 17 गुना आएगी। कितना आएगी, 17 गुना। यदि ये 17 गुना तेजी से घूमने लगे, यदि ये पृथ्वी अभी के वेग से कितना घूमने लगे, 17 गुना तेजी से घूमने लगे, तो क्या होगा, भारहीनता की महसूस होगी, ठीक है ना, भारहीनता आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी ये आएगा तो ये क्या आएगा, ओमेगा बराबर 17 टाइम्स ऑफ जो अभी घूम रही है ना उसका, अभी पृथ्वी का कोणीय वेग, ठीक है ना, पृथ्वी का कोणीय वेग, ठीक है ना, यानी कि 17 गुना तेजी से घूमने लगे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अभी का 17 गुना आएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन भारहीनता के लिए जी पे क्या हालचाल होंगे, वो ध्रुव पे क्या हालचाल होंगे, भाई ध्रुव पे तो कुछ हालचाल नहीं होंगे, ध्रुव पे तो ये नो बदलेगा ही नहीं। पृथ्वी कितनी भी अपनी गति बढ़ा ले, ध्रुवों पर जी की वैल्यू बदलेगी नहीं, नो चेंज, कितनी भी, उसको कोणीय वेग से कोई मतलब नहीं है, फ्री है, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और बात, जब पृथ्वी यहाँ पे 17 गुना तेजी से घूमने लगेगी तो हमारे दिन का टाइम धीमे घूमती है, जब धीमे धीमे घूमती है तो दिन हमारे पूरा 24 घंटे का होता है। 17 गुना तेजी से घूमने लगे मतलब भूमध्य रेखा पे भारहीनता होने लगे, तब के टाइम, तब का समय कितना होगा, पूरा दिन रात कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, 84 मिनट का। कितने का होगा, 84 मिनट का। इस शर्ट कितना होगा बच्चों, ये 84 मिनट का होगा, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से होगा, यदि पृथ्वी, देखो ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखना, यदि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर भारहीनता हो, ठीक है ना, जब भारहीनता होगी तो क्या होगा, तो दिन कितने का होगा, 84 मिनट का, कितने का होगा, 84 मिनट का, या 1.4 घंटे का होगा, कितने का होगा, 1.4 आवर्स का होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है ना, चलिएगा और आगे की तरफ चलते हैं, ठीक। अच्छा, अगर पृथ्वी घूम रही है, अच्छा देखिएगा, ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना, तो अभी क्या है बच्चों, यहाँ पर जी है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, भूमध्य रेखा पे यहाँ पे जी है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है। दैट्स मीन क्या है कि यहाँ पर अभी जी है और यहाँ पे कितना है, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा उसके, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कम है, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बताइए कि अभी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का जी का एक्सीलरेशन का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है बच्चों, जब मैं इन दोनों की बात करूंगा तो इन दोनों में बच्चों 35% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 35%, ठीक है ना, 0.35%, कितना बच्चों, 0.35%, ठीक है ना। अच्छा जी, तो 0.35% का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही 0.35% का डिफरेंस आएगा तो बताओ यहाँ पे जो जी है वो पहले का कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले का यहाँ पे कितना होता है बच्चों, 0 पॉइंट, जो अगर देखें कितना कम हो जाता है, ठीक है ना, तो मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा कि अगर ध्रुव पर बच्चों जी है तो भूमध्य रेखा पर कितना होगा बच्चों, जी माइनस 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है ना, इतना घटा दीजिएगा। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो भूमध्य रेखा पर, तो ये अगला नोट पॉइंट है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा पर, और ये क्या बात चल रही है बच्चों, ध्रुवों पर, ठीक है ना। यदि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, क्या कर रही है बच्चों, घूर्णन, ठीक है ना, पृथ्वी घूर्णन करेगी तो ध्रुवों पर तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जी, लेकिन भूमध्य रेखा पर कितना होगा बच्चों, जी माइनस 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स मीन क्या है कि घूर्णन के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव आता है वो कितने का आता है, 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कितने का आता है, ठीक है ना, इतना कम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही देखो एक और कमी होती है बच्चों, मैंने ये पीछे की तरफ बताया था आपको कि पृथ्वी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है, अंडाकार, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी की शेप अंडाकार होती है तो इसको देखिएगा, ठीक है ना, देखिए ये इसकी क्या है बच्चों, मेजर एक्सिस, इसकी से, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो मैंने बताया था कि इनके जो इक्वेटर ऑफ जी है, जी इक्वेटर, ये कम होता है और जी पोल ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेडियस। इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है, इसकी जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा। दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, अगर मैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की देखूँ तो दोनों में डिफरेंस जो होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि रेडियस ऑफ पोल्स, ठीक है ना, और रेडियस ऑफ इक्वेटर, दोनों में डिफरेंस होता है, कितने का होता है बच्चों, दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूँ, रेडियस ऑफ पोल्स और रेडियस ऑफ इक्वेटर, दोनों में डिफरेंस आता है बच्चों 21 किलोमीटर का, कितने का, 21 किलोमीटर का। ये 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है और ये 21 किलोमीटर कम होती है, तो इसीलिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है, कम। तो कितना ज़्यादा होता है, तो मैं बोलूँ कि यदि, क्या बोलूँ, कि यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण मेरा जी है और यहाँ पे मेरा गुरुत्वीय त्वरण कितना है, कितना हो जाएगा, खुद कम, ये इस पर कैसे बैठेगा, कम बैठेगा, कितना कम बैठेगा, तो कितना कम बैठेगा, जी इक्वेटर एट बैठेगा मेरा बच्चों माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है कि घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण की कमी होती है वो 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है, लेकिन जो इसकी शेप के कारण होती है वो कितनी होती है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्यों, क्योंकि भाई कमी दोनों के कारण होती है, घूर्णन के कारण भी भूमध्य रेखा पे वो होती है और इसकी रेडियस के कारण, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा के कारण कमी होगी तो कितनी होती है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें किसके कारण है बच्चों, आकृति के कारण, किसके कारण है, आकृति के कारण कितने की कमी हो जाएगी बच्चों, कमी होती है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो इसी को मैं और क्या बोल सकता हूँ भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाती है 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ इतने की कमी हो जाएगी टोटल, ठीक है ना, इतने की कमी होगी। अच्छा, ये केवल शेप के कारण होगी, किसके कारण होगी, शेप के कारण, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं अगर ऑल ओवर पूछूं, ऑल ओवर, भाई ऑल ओवर कैसी, देखो भाई घूर्णन के कारण भी इक्वेटर पे कम हुई और शेप के कारण भी इक्वेटर, तो टोटल कितनी कम हो गई, तो जी टोटल डिफरेंस देखो, जी टोटल, टोटल कितनी कम होगी बच्चियों, कितनी होगी, 0.3 इसकी और 0.02 इसकी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्रुवों से इक्वेटर पर जाते समय टोटल ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कितना बदलता है, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बदल जाता है, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बदलता क्यों है, ये सारी चीज बता दी है मैंने, इसके घूर्णन के कारण बदलती है 0.03 और इसके कारण बदलती है इतनी, ठीक ना बच्चियों। अच्छा जी, अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चियों, ठीक है। ये आई होप ये पूरा समझ में आया होगा, जरा देखिएगा मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ पूरा, ठीक है। मैंने यहाँ से शुरुआत किया था, ये तो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना, कि ऊपर जाने से नीचे जाने पे इसकी मैं कमियाँ बता दी थी कि इसकी छोटी होती है, ये बड़ी होती है,
ठीक है ना। जब मैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाता हूँ तो पहले जी घटता है, फिर जी बढ़ता है। ठीक है ना। कोई व्यापारी उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पे आता है और अपना सामान बेचे वहाँ पर जाके तो होगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाए तो उसे लाभ होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, ऐसे ही मैंने ऐसे ही क्या बताया कि अब दूसरा क्या इसके बाद बताया, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जब घूर्णन के कारण घूमती है पृथ्वी तो क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु रखी है इस पे, मैंने बोल दिया कि इतनी अक्षांश कोण पे रखी है, लैम्बडा अक्षांश कोण पे रखी है। तो जब वस्तु यहाँ पे रखी होगी तो यहाँ पे बदलाव होगा। ठीक है ना। वो कैसे बदलाव होगा कि जब ये यहाँ पे वस्तु घूम रही होगी तो उस पर एक अपकेंद्री बल बाहर की तरफ लगेगा, अपकेंद्री बल बाहर की तरफ मिलेगा। कितना मिलेगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ ओमेगा क्या है? पृथ्वी का कोणीय वेग है। ठीक है ना। अगर ये लैम्बडा है, अगर ये लैम्बडा है, ठीक है ना, तो इतने एंगल से ये पहुंच जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा। ठीक है ना। जो किसके बराबर, जो किसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा? एम जी को। लेकिन ये अब भी बड़ा है क्योंकि पृथ्वी पर वस्तुएं टिकी हुई हैं, तो जो नेट आएगा वो कितना आएगा? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। मैंने आर की वैल्यू इस एंगल से रख दी यहाँ से, तो टोटल कितना आ गया? इतना। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ होगा, अब या देखिएगा, तो जब पृथ्वी घूम रही होगी तो एट पोल पे मेरा लैम्बडा कितना बैठेगा? 90। तो 90 पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोई बदलाव नहीं होता। ध्रुवों पर देखो एट पोल जी डैश इक्वल टू जी, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओमेगा का टर्म नहीं है। तो पृथ्वी को तुम कितना भी तेज घुमा दीजिए, अभी के अपेक्षा घुमा दीजिए, अभी के अपेक्षा या कैसे भी घुमा दीजिए, तो हमेशा पोल पे कैसा रहेगा? जी रहेगा। उसे उससे कोई मतलब नहीं कि पृथ्वी घूम जाए, बंद हो जाए, कोई डजेंट मैटर। लेकिन यही चीज कहाँ पे गड़बड़ हो रही है बच्चों? देखो यहाँ पे बदल रही है, एट इक्वेटर। कहाँ पे बच्चों? एट इक्वेटर। ठीक है ना। कितनी बच्चों? इक्वेटर पे एंगल कितना होता है? 0। तो 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। तो 1 का स्क्वायर 1। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। दैट्स मीन क्या है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण में कितनी की कमी हो जाती है? ओमेगा स्क्वायर आर ना। अब ओमेगा स्क्वायर आर की कमी हो रही है। ओमेगा क्या बच्चों? कोणीय वेग। दैट्स मीन क्या है कि अगर पृथ्वी के कोणीय वेग को तुम कम या ज्यादा करोगे तो ये कमी कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। यदि मैंने बाहर से पृथ्वी पर कोई फोर्स लगाया और वो पृथ्वी का कोणीय वेग मैंने ज्यादा कर दिया और ये इतना ज्यादा हो गया कि ये जी के बराबर बैठ जाए, तो भूमध्य रेखा पे क्या हो जाएगी? बाहरहीनता। तो बाहरहीनता की मैंने शर्त क्या लिखाई है बच्चों? ये लिखाई है आपके सामने कि उसका ओमेगा होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए? अंडूड में जी बाई आर के बराबर होना चाहिए। जब मैं अंडूड में जी बाई आर को सॉल्व करता हूँ तो क्या पाऊंगा मैं कि जो कोणीय वेग है, जो ओमेगा है, वो 17 टाइम्स ऑफ घूम रही है उसके वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 17 के मतलब हमें जब भी घुमानी पड़ेगी, अगर बाहरीनता लेके आनी है तो पृथ्वी को 17 गुना कोणीय वेग देना पड़ेगा। जो अभी घूम रही है ना उसका 17 गुना कोणीय वेग। जब ऐसा करेंगे तो भूमध्य रेखा पे क्या आ जाएगी? बाहरीनता आ जाएगी, जबकि ध्रुवों पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। पहले ही बता ना। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि यदि भूमध्य रेखा पे बाहरीनता आ जाएगी तो इस टाइम पर दिन और रात कितने के हो जाएंगे बच्चों? 24 मिनट के हो जाएंगे। 84 मिनट के, कितने के हो जाएंगे? 84 मिनट या 1.4 आवर्स के हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जरा देखिए, दैट्स मीन अब पृथ्वी पे मैंने क्या बताया कि कोणीय वेग से घुमाने से, कम या ज्यादा करने से जी में बदलाव हो रहा है। तो जी में बदलाव होता है तो अभी जो घूम रही है पृथ्वी, जो अभी घूम रही है उससे कितना बदल रही है? तो कितना बदल रही है बच्चों? अगर ध्रुवों पर जी है तो भूमध्य रेखा पे कितना? माइनस 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ये कितना बदल गया? घूर्णन के कारण 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बदल गई। ठीक है ना। लेकिन ये तो घूर्णन के कारण कम हुई है, और कम किसके कारण हुई थी? इसकी शेप के कारण, आकृति के कारण। क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारी जो भूमध्य रेखा पे जो त्रिज्या थी वो बड़ी थी और ध्रुवों पे कैसी थी? छोटी थी। कितना अंतर होता है बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या में? कितने का अंतर होता है? तो कितने का अंतर होता है? 21 किलोमीटर का। ये जो 21 किलोमीटर बड़ी होती है और ये 21 किलोमीटर छोटी होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब तो इसके कारण भी तो कमी होती होगी। तो मैंने क्या बोला? ठीक है, ध्रुवों पर अगर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? जी। ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा पे कितना हो जाएगा? जी माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो किसी कितने की कमी होगी? ये इसकी एक्सिस के कारण कितने की कमी होगी? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कमी हो गई। ठीक है ना। तो इसको अगर मैंने सेंटीमीटर में बदला है कि फुट में बदला है? आई थिंक ये फुट होनी चाहिए। ठीक है ना। कोई बात नहीं, 1.8, चलिए 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो जाएगी। ठीक है ना।
अच्छा, अब इतना बदलाव, फिर मैंने क्या बोला कि अच्छा ये तो घूर्णन के कारण बदलाव हुआ है इतना, और ये किसके कारण बदलाव हुआ है इतना, शेप के कारण। तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा, तो 0.03 घूर्णन के कारण और 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके कारण, शेप के कारण। तो टोटल कितना आ जाएगा 0.05, ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, अपना टॉपिक आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आई होप वृत्तीय त्वरण में पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। ना वृत्तीय त्वरण है वो मैंने तुम्हें बताया है, एग्जाम ओरिएंटेटेड, ठीक है ना, ये सारा का सारा आना चाहिए। अच्छा एक और बात आनी चाहिए, ठीक है ना, अगर मैं इसकी कंपेरिजन करूं बच्चियों, इसकी कंपेरिजन करूं कि पृथ्वी पर वृत्तीय त्वरण GE है और चंद्रमा पर वृत्तीय त्वरण कितना हो बच्चियों, GM, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो वैसे तो मैं GE निकाल सकता हूं, GE कितना हो जाए बच्चियों, GME/RE², ठीक है ना, और GM कितना हो सकता है, GM = MM/RM², ठीक है ना। ये GM का मतलब क्या है बच्चियों, चंद्रमा का वृत्तीय त्वरण, किसका वृत्तीय त्वरण, चंद्रमा का वृत्तीय त्वरण, ठीक है ना बच्चियों, चंद्रमा का वृत्तीय त्वरण। और ये किसका है बच्चियों, पृथ्वी का, ये किसका है, ठीक है ना। तो आप इनकी वैल्यू रखिएगा और निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, GE और GM को अगर मैं सॉल्व करूँ रख करके पूरा, तो मेरा क्या निकल के आता है कि GM जो होता है वो GE का क्या होता है बच्चों, 1/6 गुना होता है, कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ये फॉर्मूला होता है इनके अंदर, ठीक है ना। कितना होता है कि यदि मैं चंद्रमा पर वृत्तीय त्वरण निकालूं तो कितना हो जाएगा, GE में मैं 1/6 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, एक दूसरा पॉइंट और क्या निकाल सकता हूं इसका, कि GE और GS, ठीक है। एस पर क्या बच्चियों, सूर्य का, एस पर क्या बच्चियों, सूर्य का, ठीक है ना। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है कि GS = 27 टाइम्स ऑफ GE, मतलब जो सन का जो वृत्तीय त्वरण होता है वो 27 गुना किसका होता है, पृथ्वी का होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अब कौन से सवाल को पूछने एग्जाम ओरिएंटेड, अब कौन से सवाल आ सकते हैं, अब ऐसे सवाल आ सकते हैं बच्चों कि मैंने बोला कि कोई एक व्यक्ति है वो दौड़ रहा है, एक कोई व्यक्ति है वो दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है, ठीक है ना। जब वो दौड़ लगाता है तो क्या देखता है कि पृथ्वी पर जब वो दौड़ लगा ले तो कितना आगे जाता है, जाता है 14 फुट आगे की तरफ और 2 फुट ऊपर की तरफ, ठीक ना। लॉन्ग जंप में जब वो देखता है कि 14 फुट आगे की तरफ जाता है, 2 फुट ऊपर की तरफ, अगर यही दौड़ यही जंप पूरी कहाँ लगाए, चंद्रमा पे जाके लगाए, तो बताओ ये रीडिंग कितनी होगी, ये किस तरीके से पूरी माप आएगी उसकी, ठीक ना। तो इस तरीके के सवाल और पूछ लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको कैसे करेंगे, तो आपको हम बताएं कि जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होती है वो वृत्तीय त्वरण पर निर्भर नहीं करती, जबकि कौन सी डिस्टेंस निर्भर कर रही है हमारी, वर्टिकल। तो चंद्रमा पे जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो क्या करेंगे, हम अपने गति के तृतीय नियमों को, तीनों जो गति के नियम है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन नियमों को लगाएंगे। हॉरिजेंटल के लिए तो वही रहने देंगे सेम, ठीक है ना, लेकिन जो वर्टिकल के लिए लगाएंगे तो वहां पे जी जो रखेंगे वो कौन सा रखेंगे बच्चियों, GM = GE × 1/6 रखेंगे, ठीक है ना, जिससे तुम्हें सारी कैलकुलेशन नजर आएगी कि किस तरीके से कोई बच्चियों आवाज़ थोड़ी सी हट गई थी, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था बच्चियों, ये कह रहा था कि जो सवाल है, ये आपकी जो सवाल है जब भी हम कराएंगे वो कहाँ कराएंगे, गति वाले चैप्टर में कराएंगे, गति के जब समीकरण पढ़ाएंगे ना वहाँ पे हम सारे कराएंगे, ठीक है ना बच्चियों। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश रूप, गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश रूप, ठीक है ना। जो एयर फोर्स वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि जिस तरीके से उन्होंने
कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था, ठीक वैसे ही गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश रूप है, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें जो हमारी इंटरमीडिएट में होती हैं स्थिर विद्युत्की में, वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण में पढ़ने वाले हैं। तो जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी अभी जो तुम पढ़ के गए हो 11th में, वो सेम एज इट इज़ जो आपकी अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं क्लास है, वहाँ पे ही जा करके ये सारी चीज़ें पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण की। तो जो चीज़ें यहाँ समझ में आ जाती हैं वो वहाँ पे भी समझ में आ जाएंगी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो जो अपनी ये आगे की जो क्लास है ये पूरी गुरुत्वाकर्षण के सदिश रूप, ठीक है ना। एक वलय के कारण कोई वलय है एक समान द्रव्यमान की, उसके कारण उसकी एक्सिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एक अनंत लंबाई का तार है उसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एक प्लेट है उसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, दो छड़ों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम अपनी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये सारी चीज़ें पीछे की चीज़ें रिवाइज करके रखना, ठीक है ना बच्चों। अच्छा जी, कल मैंने जो सवाल दिए थे बच्चों, उनके जो आंसर्स हैं मैं उनके आंसर्स बता देता हूँ आपको। कल मैंने जो सवाल दिए थे, कौन से सवाल दिए थे बच्चों, मैंने आपको कल सवाल दिए थे। एक सवाल ये दिया था कि दो गोले हैं, ठीक है ना, जिनकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, आर है, और दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल बताइए कितना लग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने उसकी जो ये थे आपको ऑप्शंस, तो जो उसका ऑप्शन डी था वो सही था, एफ प्रोपोर्शनल टू आर पे घात 4, ये सही होगा, ठीक है ना। किस तरीके से होगा ये बच्चों, कि मैं मान लूँ कि दोनों का द्रव्यमान कितना है बच्चों, m1 m2 है, और कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, g m1 m2, और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 2r। देखो यहाँ से लेके ये भी r और ये भी r, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2r, तो 2r का वर्ग, ठीक है ना। ठीक, तो कितना हो जाएगा g m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, रो इंटू वी, रो इंटू वी, ठीक है ना। तो रो इंटू वी, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4/3 पाई आर क्यू, और दूसरे की कितनी हो जाएगी बच्चों, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे 4 आर स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली पावर ये कट गई, केवल एक पावर बचेगी। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों अपना, एफ इज बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 है ना बच्चों, ये वाले 4, ये इस 4 से ये कट गई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4/9 जी रो 1 रो 2, ठीक है ना, 4/9 जी रो 1 रो 2 पाई स्क्वायर इंटू आर पे घात 4। तो ये देखिए ये तो सारी चीज कॉन्स्टेंट है एक के लिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर पे घात 4, ये था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपके लिए, किसी ने कमेंट में आंसर नहीं दिया तो मैंने करा दिया है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपके लिए कमेंट में, तो ज़रा उसको दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। आज इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है ना। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।